काली अंधेरी रात में वो सुनसान सड़क पर दौड़े जा रही थी। कुछ शराबी उसके पीछे पड़े थे। वो भागते भागते बहुत दूर तक आ गई थी। वो लोग अभी भी उसके पीछे थे। कुछ ही देर में मौसम बहुत ही खराब हो गया था। तेज हवाएं चल रही थी। रह रहकर बिजली कड़क रही थी। आज रात तेज बारिश होने के आसार नजर आ रहे थे। ये रास्ता उसे कहाँ ले जाएगा इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। वो बस कैसे भी करके खुद को उन गुंडों से बचाना चाहती थी। ये रास्ता शहर से बाहर की तरफ जा रहा था, जहां से आगे झाड़ियां थी। बिल्कुल जंगल जैसा ही प्रतीत हो रहा था। वो कुछ ही आगे पहुंचती थी कि धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई थी। वो गुंडे जानते थे कि इस तरफ का इलाका वीरान है। वो ज्यादा देर तक उनसे बच नहीं पाएगी और इस तूफानी रात में उसे यहाँ बचाने भी कौन आएगा। यही सोचकर अभी भी वो लोग उसके पीछे थे। वो अब थक चुकी थी। उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई थी। वो मन ही मन खुदा से दुआएं मांग रही थी कि किसी भी तरह वो इन शराबियों से बच जाए, पर वो उनकी पकड़ में आ गई थी। वो चीख रही थी, पर इस वीरान जगह में उसे सुनकर मदद करने कौन आता। वो लोग उसे लेकर झाड़ियों में बहुत अंदर तक आ गए थे और उसे नीचे पटक दिया था। वो पूरी तरह से भीग चुकी थी, जिस वजह से उसके कपड़े शरीर से चिपक गए थे। उन लोगों की हवस भरी घिनौनी नजरें उसके शरीर का मुआयना कर रही थी। वो अपने हाथों को लपेटे अपने तन को उनकी गंदी नजरों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। उनमें से एक शख्स उसकी तरफ बढ़ गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। वो खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उसके नाजुक हाथ इसमें नाकाम थे। उसने अपने आसपास नजरें दौड़ाई, जहां ठीक उसके करीब मिट्टी की एक सुराही पड़ी हुई थी, जमीन में थोड़ी सी गड़ी हुई। उसने उसे पूरी ताकत से खींचते हुए उस गुंडे के सर पर मार दिया था, जिससे उस गुंडे का सर फट गया था और सुराही के भी टुकड़े हो गए थे। उसने दर्द से बिलबिलाते हुए लड़की को छोड़ दिया था। लड़की वहां से भागने को हुई, पर दूसरे गुंडे ने उसे पकड़ लिया था और 2-4 थप्पड़ उसके चेहरे पर लगा दिए थे, जिससे उसके होठ के कोने से खून निकल आया था। उसका बचना अब नामुमकिन था, क्योंकि वो अकेली और उसके सामने 4 आदमी थे। वो वहीं निढाल होकर गिर पड़ी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। वो गुंडा फिर से उसकी तरफ बढ़ा, पर जैसे उसने लड़की के कपड़ों को हाथ लगाया, अगले ही पल उनके पीछे से एक खौफनाक आवाज उभरी, जिससे पूरा जंगल दहल गया। उन सब का ध्यान लड़की से हटकर उस पर चला गया। पीछे एक अजीब परछाई उभरी। रह रहकर चमकती बिजली की रोशनी में वो नजर आ रहा था, जिसका अक्स इंसान की तरह था, पर वो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। 2 दिन पहले। आयशा, कहाँ मर गई? जल्दी काम खत्म कर, आज मेरे खास मेहमान आने वाले हैं घर पर। मंजू ने आवाज लगाई तो अगले ही पल वो तेज कदमों से चलती हुई आ गई थी, जो बाहर कुछ लेने गई थी। आयशा नौजवान और दिखने में बहुत ही खूबसूरत पर सादी सी लड़की थी, जो दिन भर घर के कामों में ही उलझी रहती थी। दूसरी लड़कियों की तरह सजने संवरने का तो उसके पास वक्त ही नहीं होता था। वजह उसकी सौतेली माँ, जो उसे चैन से बैठने ही नहीं देती थी। आयशा की सगी माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी। फिर उसके पिता ने दूसरी शादी की मंजू से, जो निहायत ही घटिया शख्सियत की मालिक थी। उसने आयशा के पति को पैसों के लिए अपने प्यार के जाल में फंसाया और उन्हें नशे की इतनी बुरी लत लगाई कि शादी के बाद कुछ ही साल में गंभीर बीमारी की वजह से वो मौत को प्यारे हो गए। मंजू ने उनकी जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति थी वो हथिया ली। वो बहुत ही लालची किस्म की औरत थी, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसकी खुद की कोई औलाद नहीं थी, पर कुछ रिश्तेदार थे जो कभी कभार आ जाते थे उनके घर। बेचारी आयशा को उसने अपने साथ अपने मतलब के लिए रखा हुआ था, ताकि उसे खुद कोई काम ना करना पड़े। आयशा किचन में खाना बना रही थी, जब उसे हॉल से कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया। शायद वो खास मेहमान आ चुके थे। उसने किचन के दरवाजे से हॉल की तरफ देखा, जहां 2 अधेड़ उम्र के आदमी उसकी माँ के पास बैठे हुए थे। मंजू ने आयशा को चाय के लिए आवाज लगाई। आयशा थोड़ी ही देर में उनके लिए चाय लेकर आई।
उसकी नजर जैसे ही उन पर पड़ी वो असहज हो गई, क्योंकि वो दोनों आदमी बहुत ही घटिया नजरों से आयशा को देख रहे थे। आयशा ने जैसे ही उनमें से पहले आदमी की तरफ कप बढ़ाया, उस आदमी ने कप की जगह आयशा का हाथ पकड़ लिया था। तुरंत ही आयशा के हाथ से घबराहट में कप छूटकर नीचे जा गिरा। उस आदमी ने आयशा का हाथ तुरंत छोड़ दिया था। उसे ऐसे घबराते देख आयशा ने एक नजर मंजू की तरफ देखा। उसे लगा कि मंजू उसे डांटेगी इसके लिए, पर मंजू ने शांति से उसे अंदर जाने को कहा और वो किचन में चली गई। वो लोग कुछ बातें कर रहे थे मंजू से। उस आदमी की नजर अभी भी किचन की तरफ थी जहां आयशा गई थी। कुछ देर बाद वो लोग चले गए। 1-2 दिन ऐसे ही गुजर गए। सब मामूल के मुताबिक ही चल रहा था, जैसे पहले चलता था। शाम के वक्त आयशा काम निपटाकर दरवाजे पर खड़ी होकर आसपास का नजारा देख रही थी। तभी एक कार उनके आंगन में आकर रुकी। आयशा का ध्यान गाड़ी पर था। कार का दरवाजा खुला तो उसमें से वही 2 आदमी बाहर आए। जैसे ही आयशा ने उनको देखा वो तुरंत ही घर के अंदर चली गई। मंजू ने उसे ऐसे जल्दी में आते देखा तो सवाल किया, जिस पर उसने उन आदमियों को बता दिया। उसकी बात सुन मंजू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो उनकी तरफ बढ़ गई। आयशा को शक पड़ रहा था कि कुछ तो बात है जो उन लोगों के आने पर उसकी सौतेली माँ ऐसे खुश हो रही है, वरना वो लालची औरत अपने रिश्तेदारों के आने पर भी इतना खुश नहीं होती थी। वो लोग हॉल में बैठे हुए थे। आयशा काम छोड़कर दरवाजे की ओट में खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी और उनकी बातें सुनकर आयशा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मंजू उसका सौदा कर रही थी उन लोगों से, वो भी भारी कीमत पर। आयशा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे ऊंचाई से धक्का दे दिया हो। वो निढाल होकर वहीं बैठ गई। दीवार से टेक लगाकर उसकी आंखें नम हो गई थी। कुछ देर बाद मंजू ने उसे आवाज दी तो वो झटके से उठ गई और अपना चेहरा ठीक कर लिया ताकि मंजू को ये ना लगे कि आयशा ने सब सुन लिया है। वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए फिर से काम में लग गई, पर उसका ध्यान उनकी बातों पर ही था। थोड़ी देर बाद वो लोग उठकर जाने को हुए। तब मंजू ने कहा कि आप लोग चिंता ना करें, कल तक हम पैकिंग कर लेंगे। उन लोगों के जाने के बाद मंजू आयशा के पास आकर कहने लगी, वो लोग मेरे रिश्तेदार हैं, कल उनके घर शादी है, तो वो लोग चाहते हैं तुम उनकी मदद के लिए जाओ, तो अपने कपड़े पैक कर लेना, कल वो लोग दोपहर तक लेने आ जाएंगे तुम्हें। मंजू इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद आयशा मंजू के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जा रही थी, पर दरवाजे तक पहुंचकर उसके कदम रुक गए जब उसने मंजू को फोन पर बातें करते सुना। आप लोग चिंता मत करें, मैंने उसे समझा दिया है, आप कल सुबह ही आ जाना उसे लेने, वो कोई नाटक नहीं करेगी। जिस पर सामने से आवाज आई, एक बार बस हमारे कब्जे में हो जाए फिर तो वैसे भी कोई नाटक नहीं कर पाएगी वो। मंजू ने जैसे ही आयशा को दरवाजे पर देखा तो जल्दी से बात बदल दी और फोन कट कर दिया। पर आयशा को समझ आ गया था। पूरा दिन इसी सोच में गुजर गया कि वो आखिर कैसे बचे इन सब से, क्या करे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अंधेरा हो चुका था। वो सारे कामों से फारिग होकर बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि उसे कैसे भी करके इस सौदे से बचना होगा। सुबह होने से पहले उसे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा, वरना पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करेंगे। आधी रात का वक्त हो चुका था। यूं ही सोचते सोचते उसने खिड़की से बाहर देखा। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था कि वो घर से भाग जाए, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। वो ना चाहते हुए भी खिड़की से बाहर निकल गई। उसने अपने साथ एक बैग लिया था जिसमें उसकी माँ की कुछ निशानियां और उसके कुछ कपड़े थे। पूरे इलाके में जैसे सन्नाटा पसरा हुआ था। इस इलाके में बहुत ही कम घर थे, कहीं कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो सड़क पर बस आगे बढ़ती जा रही थी, जबकि उसे ये पता भी नहीं था कि वो रास्ता कहाँ जाता है। वो चलते चलते बहुत दूर आ गई थी, पर जाए कहाँ ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं था जो उसे अपने घर रहने देता। वो थोड़ी देर चलने के बाद रुक गई। उससे कुछ ही दूरी पर सड़क किनारे एक ठेला लगा हुआ था जहां उसे 4-5 आदमी दिखे। वो लोग शायद शराबी थे।
उन लोगों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो फिर से आगे बढ़ने लगी। तभी उन लोगों का ध्यान उस पर पड़ा। वो चारों गुंडे उसके पीछे चल दिए। अब उन चारों आदमियों का ध्यान लड़की से हटकर उस पर चला गया, जहां उनके पीछे एक अजीब परछाई उभरी। रह रहकर एक चमकती बिजली की रोशनी में वो नजर आ रहा था, जिसका कद इंसान की तरह था, पर वो इंसानों से ऊंचा था कद में, और इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में अंगारे दहक रही थी और उसके शरीर से जैसे आग की लपटें निकल रही हों, जैसे अभी आग से निकल कर आया हो। उसके सर पर 2 सींग नजर आ रहे थे और बाल लंबे थे जो बारिश में भी हवा जैसे लहरा रहे थे। वो उनके सामने स्थिर खड़ा था, अपनी नजरें उन पर जमाई। ये क्या चीज है? मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए भाई, उनमें से एक ने थोड़ा डरते हुए कहा। अबे फट रही है तेरी, ये कोई इंसान ही है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। इसे तो मैं अभी देखता हूँ। वो गुंडा चाकू निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ा। साले कौन है तू? उसने सामने खड़े साए से कहा, जिस पर सामने से जवाब आया, तुम्हारी मौत। उस शख्स के इतना कहते ही उसके पीछे से 2 विशालकाय पंख उभरे जो उसके दोनों तरफ फैले हुए थे। इससे पहले कि वो लोग कुछ करते, वो साया हवा से तेज रफ्तार में उस गुंडे को अपने साथ लिए आसमान की तरफ उड़ गया था। उस गुंडे की दर्दनाक चीख चारों ओर गूंज गई थी। उस गुंडे के दूसरे साथी और आयशा हैरानी और खौफ से ये नजारा देख रहे थे। वो कहीं नजर नहीं आ रहा था, जैसे आसमान निगल गया हो उन्हें। दूसरे गुंडे ने आयशा का बाजू पकड़ते हुए उसे उठाया, इससे पहले कि वो बला वापस आए और हम लोग भी खतरे में पड़े। लड़की को लेकर निकलते हैं यहाँ से। वो तीनों आयशा को खींचते हुए आगे बढ़ने लगे, पर अभी कुछ ही कदम चले थे कि ऊपर से उनके कदमों में उस गुंडे की लाश पड़ी। दिल दहला देने वाला नजारा था वो। उसके शरीर पर जगह जगह जलने के निशान थे, जैसे उसे आग में झोंक दिया गया हो। चेहरा भी बुरी तरह झुलसा हुआ था। उसे देखकर आयशा की चीख निकल गई। उसने डरते हुए अपनी नजरें फेर ली थी। वो तीनों गुंडे भी अपने साथी की लाश देखकर खौफ में आ गए थे। वो लोग अपने चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहे थे कि कहीं वो बला आसपास ही ना हो। तभी उनकी आखिर में चल रहे साथी की चीख गूंजी। आयशा समेत उन तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनका साथी जमीन पर दिखा, जिसकी आधी गर्दन कटी हुई थी और सीने तक शरीर जमीन में धंसा हुआ था। वो दोनों गुंडे आयशा को छोड़कर अब खुद की जिंदगी की फिक्र में थे। उन्होंने आयशा को दूर ढकेल दिया था और खुद की हिफाजत के लिए अपने पास रहे चाकू निकाल लिए। तभी वो फिर से उनके सामने आया। उसका अगला निशाना वो दोनों गुंडे ही थे। आयशा ने देखा उसका ध्यान उन गुंडों की तरफ था। वो वहां से दूसरी दिशा में भागने लगी। बारिश अपना जोर पकड़ रही थी। भागती हुई आयशा के पीछे उन गुंडों की दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। आयशा ने एक बार फिर पीछे पलटकर देखा। वो बेहद ही बेरहमी से उनका कत्ल कर रहा था। आयशा ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, क्योंकि मुमकिन था कि उसका अगला शिकार आयशा ही होने वाली थी। इसलिए वो जितना हो सके उतना तेज दौड़ने की कोशिश कर रही थी। बहुत देर तक दौड़ने के बाद वो अब थक चुकी थी। उसकी सांसें फूल रही थी और खौफ की वजह से उसका दिल सीने से बाहर आने को था। धड़कनें इतनी तेज चल रही थी। वो एक पेड़ से अपनी पुस्त लगाए खड़ी हो गई। कुछ देर अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी बेकाबू धड़कनों को काबू करने की कोशिश करने लगी। उसे अब पछतावा हो रहा था कि इससे अच्छा तो वो अपनी सौतेली माँ का वो सौदा कबूल कर लेती। वो इतनी बेरहमी से मरने से तो बच जाती। उसके कानों में अभी भी उन गुंडों के चीखने की आवाजें गूंज रही थी। तेज बारिश और हवाओं की वजह से कुछ ही देर में अब उसे ठंड लग रही थी, क्योंकि वो बुरी तरह से भीग गई थी। वो सिकुड़ कर खड़ी थी। ठंड से होठ थरथरा रहे थे। अब भागने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसकी बंद पलकों से आंसू बह रहे थे, जो बारिश के पानी में घुल रहे थे। दिल भारी सा हो गया था। चंद पल ही गुजरे थे, उसने अपनी आंखें खोली, जो रोने और बारिश में भीगने की वजह से लाल हो गई थी। उसे अपने से कुछ ही दूरी पर सामने ही वो नजर आया। आयशा की सांसें गले में अटक गई थी। उसे अपने सामने देखकर वो ऊपर वाले को याद करने लगी। इतना डर तो उसे गुंडों से भी नहीं लगा जितना इससे लग रहा था। वो अपनी दहकती नजरें आयशा पर गड़ाए उसकी तरफ बढ़ रहा था।
आयशा को अपनी सांसें घुटती हुई महसूस हो रही थी। हर पल अपनी तरफ बढ़ते उसके कदमों को देखकर आयशा जैसे जमीन में धंस गई हो, ऐसे उसके कदम वहीं जम गए थे। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। उसकी जुबान को जैसे ताले पड़ गए थे। वो चीखना चाहती थी, आवाज हलक में ही घुट रही थी। वो जिन या भूत प्रेत जो भी था, वो आयशा के नजदीक आ गया था। उसकी शोले जैसी आंखों से जैसे आग निकल रही थी। आयशा उसकी नजरों का सामना नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी खौफ के मारे। आयशा के मन में रह रहकर यही ख्याल आ रहा था कि अब अगला पल उसकी मौत लेकर आएगा। उसने ऐसे कसकर अपनी पलकें भींच ली थी। कुछ ही पल गुजरे कि एक मदहोश करने वाली मर्दाना आवाज उसके कानों में गूंजी, आंखें खोलो आयशा। उस आवाज को सुनकर आयशा पर सुरूर छाने लगा। उसने ना चाहते हुए भी अपनी आंखें खोल दी। उसकी नजरें उस शख्स की नजरों से टकराई। अजीब बात थी, अब आयशा को उससे खौफ नहीं आ रहा था, बल्कि उसकी आंखों में देखकर आयशा पर बेहोशी हावी होने लगी थी। कुछ ही पल में वो लहराती हुई गिरने लगी। उस शख्स ने लहरा रही आयशा को अपनी बाहों में थाम लिया था। उसके विशाल पंख उसकी पुश्त पर फैल गए थे। कुछ ही पलों में उसने आयशा को अपनी बाहों में उठाकर आसमान की तरफ छलांग लगा दी थी और उसके पंख हवा में लहरा रहे थे। आयशा जंगल में दौड़ी जा रही थी। तभी कोई अचानक ही उसके सामने आ गया, जिससे वो टकरा गई। उस शख्स की आंखों में शोले दहक रहे थे। आयशा की नजरें जैसे ही उस शख्स की आंखों पर पड़ी तो उसकी धड़कनें तेज हो गई और अचानक ही उसके इर्द गिर्द आग जलने लगी। अगले ही पल उसकी आंख खुल गई और वो उठकर बैठ गई। आयशा पसीने में नहा गई थी। उसकी नजरें दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी तो सुबह के 4 बज रहे थे। उसकी धड़कनें तेज चल रही थी और वो बिस्तर पर थी। अभी जो उसने देखा वो शायद सपना था। आयशा को अपना वजूद भारी भारी लग रहा था। उसने अपना सिर पकड़ लिया क्योंकि उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था और बुखार भी हो गया था। वो फिर से बिस्तर पर लेट गई और उसने ये ध्यान नहीं दिया कि वो तो अपने घर से भाग गई थी। फिर वो अभी किसके घर में थी और उसे यहाँ लाया कौन? उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पर सिर में दर्द होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। उसी वक्त उसे अपने सिर पर किसी का हाथ महसूस हुआ तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखने की कोशिश की, पर उसकी पलकें भारी हो रही थी, जैसे उस पर खुमार चढ़ रहा हो। और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। खिड़की से धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसने कमरे में चारों ओर अपनी नजरें घुमाई। सफेद दीवारें और खिड़कियों पर भी सफेद पर्दे लहरा रहे थे, जहां से धूप उसके चेहरे पर चमक रही थी। ये उसका घर नहीं था, तो फिर ये कौन सी जगह है और किसका घर है? ये बात उसके दिमाग में दौड़ गई। तब उसे ध्यान आया जो रात को हुआ था। वो तुरंत उठकर बैठ गई और सोचने लगी, पहले वो गुंडे, फिर जंगल और फिर वो अजीब सा इंसान या जिन भूत जो भी था। उस अजीब शख्स का ख्याल आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और डर की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। पर फिर उसे ख्याल आया कि वो दहकती आंखों वाला तो उसके सामने आ गया था, यहाँ तक कि उसके बेहद करीब था वो। फिर वो बच कैसे गई, जबकि उसने तो उन गुंडों को मार दिया था? उसे इस घर में लाया कौन? बहुत से सवाल उठ रहे थे उसके दिमाग में, पर जवाब नहीं मिल रहा था उसे। तभी दरवाजे से कोई अंदर आया। ये कोई औरत थी, उसकी माँ की उम्र की लग रही थी। शायद वही उसे इस घर में लेकर आई हो, आयशा ने सोचा। उस औरत ने आयशा के पास बैठते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर टेम्परेचर चेक किया और उसकी तबीयत पूछी। आयशा ने कहा वो अब ठीक है और उनसे पूछा कि वो उन्हें कहाँ मिली और उसे यहाँ कौन लाया। उस औरत ने कहा कि उसे यहाँ रूहान लेकर आया है। वो जब उसे रात को यहाँ लाया तब वो बेहोश थी और उसे बहुत तेज बुखार था, शायद बारिश में भीगने की वजह से। ये रूहान कौन है? आयशा ने सवाल किया, जिस पर उस औरत ने कहा रूहान उनका इकलौता बेटा है जो किसी काम से बाहर था और कल ही वो घर वापस लौटा है, पर जब आया तब आयशा उसके साथ थी। उस औरत ने अपना नाम रागनी बताया। ओह, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? आयशा ने रागनी से कहा।
जिस पर रागनी ने उसे अपने साथ चलने को कहा। आयशा उनके पीछे पीछे चली जा रही थी, घर को देखते हुए। उनका घर बहुत ही खूबसूरत था। ये ऊपरी हिस्सा था। वो एक कमरे के बाहर आकर रुक गई। ये रूहान का कमरा है, तुम मिल लो उससे, तब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर नीचे आ जाना। रागनी इतना कहकर नीचे की तरफ चली गई। आयशा दरवाजे पर खड़ी खड़ी सोच रही थी कि क्या करे। फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आ जाइए, दरवाज़ा खुला ही है। आयशा ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर झांक कर देखा। अंदर कोई नजर नहीं आया। वो हिचकिचाते हुए अंदर आ गई। ये कमरा पूरे घर से ज्यादा खूबसूरत था। वो कमरे का जायजा लेते हुए एक एक कदम उठाने लगी। हर चीज बेहद ही खूबसूरत थी। सामने दीवार पर एक तस्वीर नजर आई जिसमें कोई लड़का था, 12-13 साल का। उसे ख्याल आया शायद यही रूहान है। वहां से थोड़ा आगे उसकी नजर एक आदमकद आईने पर चली गई। वो चलती हुई उस आईने के सामने आकर रुक गई जिसमें आयशा का अक्स नजर आ रहा था। वो बेहद ही खूबसूरत थी। उसने आईने में दिख रहे अपने शख्स को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तभी आईने में उसके ठीक पीछे किसी और का अक्स दिखा जिसकी नीली आंखें आयशा पर ही थी। वो शायद अभी अभी ही बाथरूम से नहाकर निकला था, अपनी कमर पर टॉवेल लपेटे, जिसके सफेद शरीर और चेहरे पर पानी की बूंदें चमक रही थी। बालों से भी पानी टपक रहा था। वो जैसे किसी और ही दुनिया से आया हो, ऐसा खूबसूरत वजूद था उसका। और उसकी गहरी नजरें आयशा पर टिकी हुई थी। अचानक अपने पीछे उभरे उस अक्ष को देखकर आयशा घबरा गई और पीछे मुड़ने को हुई। तभी उसका पैर किसी चीज पर पड़ा और वो फिसल गई। उसने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली, पर कुछ देर बाद किसी की दिलकश आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम ठीक तो हो ना? तब आयशा को महसूस हुआ कि किसी के हाथ उसकी कमर को घेरे हुए हैं। आयशा का हाथ उसके कंधे पर था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसकी नजरें रूहान की नजरों से मिली। उसने थोड़ा असहज होकर अपनी नजरें झुका ली, जिसे देखकर रूहान के लब हल्के से ऊपर उठे। वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था इस वक्त, जिसे देखकर कोई भी लड़की अपना दिल हार बैठे। रूहान ने आयशा को खड़ा करने के लिए उसे ऊपर खींचा, जिससे आयशा रूहान के और भी करीब हो गई। आयशा के हाथ रूहान के सिर पर थे और नजरें शर्म से झुकी हुई थी। दिल जोरों से धड़क रहा था, जिसका शोर बाहर तक सुनाई दे रहा था। रूहान की नजरें आयशा के चेहरे पर थी और उसके हाथ उसकी कमर पर। आयशा में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो रूहान से नजरें मिला सके। उतने में ही एक हवा के झोंके से आयशा की लटें उसके चेहरे पर आ गई, जिसे रूहान ने अपने हाथ से हटाते हुए पीछे कर दिया। माशाअल्लाह, रूहान के मुंह से लफ्ज निकले। आयशा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। रूहान के हाथ को अपने चेहरे की तरफ बढ़ते देख और उसके मुंह से माशाअल्लाह सुनकर आयशा के रुखसार लाल हो गए थे। रूहान ने आयशा के हाल बेहाल होते देख अपने हाथ उसकी कमर से हटा लिए थे और वो 2 कदम पीछे हट गया था। रूहान आयशा को छोड़ 2 कदम पीछे हट गया था। सॉरी, वो अचानक ही मुंह से निकल गया। माशाअल्लाह, आप ठीक तो है ना? रूहान ने आयशा को गहरी नजरों से देखते हुए कहा। आयशा को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो एक निहायत ही शर्मीली लड़की थी और अभी जो हुआ उसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल लग रही थी। वो बार बार अपने चेहरे पर हाथ रखकर अपनी नर्वसनेस छुपाने की कोशिश कर रही थी और रूहान से नजरें चुरा रही थी। उसकी लटें फिर उसके चेहरे पर उड़ रही थी। रूहान ने हल्के से उसके करीब आते हुए अपनी उंगलियों से उसकी लटों को कानों के पीछे कर दिया था। आयशा ने फिर अपने हाथ को अपने चेहरे को छुपाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर इससे पहले ही रूहान ने उसके हाथ को बीच में ही पकड़ लिया था। रहने दीजिए ना, ऐसे ही बहुत अच्छी लगती हैं आप। क्यों अपने चेहरे को बार बार छिपाने की कोशिश कर रहे हैं आप? रूहान ने खोए हुए अंदाज से कहा कि आयशा की दिल की धड़कनों ने फिर रफ्तार पकड़ ली थी। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर रूहान की पकड़ मजबूत थी। रूहान ने अपनी नीली आंखें उस पर गड़ाते हुए कहा, एक नजर जी भरकर देख लेने दीजिए हुजूर, ऐसा भी क्या शर्माना हमसे। रूहान ने ऐसे रोमानी अंदाज में कहा कि आयशा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्शन दे।
आयशा ने एक नज़र रूहान को हैरानी से देखा और अगले ही पल वो तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। रूहान ने उसे पीछे से पुकारा, अरे सुनिए तो, मैं मजाक कर रहा था। आयशा बिना जवाब दिए ही कमरे से बाहर निकल गई थी और रूहान उसे ऐसे भागते देख हंसने लगा था। वो तेज कदमों से सीढ़ियों से नीचे आकर रुकी, जहां सामने ही डाइनिंग टेबल पर रागनी नाश्ता लगा रही थी। वो ऐसे घबराई हुई थी कि उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अरे आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो, यहाँ बैठो, रागनी ने उसे ऐसे दूर से देखते हुए कहा। आयशा वहां आकर एक चेयर पर बैठ गई। क्या नाम है तुम्हारा? मैं तो पूछना ही भूल गई, रागनी ने नाश्ता सर्व करते हुए कहा। आयशा, बहुत प्यारा नाम है और नाम की तरह तुम भी बहुत प्यारी हो। अभी वो लोग बातें ही कर रही थी कि तभी रूहान भी वहां आकर बैठ गया, ठीक आयशा के सामने। आयशा अपना सिर नीचे करके चुपचाप नाश्ता कर रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले जो हुआ उसकी वजह से उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी रूहान से नजरें मिलाने की। वहीं रूहान शरारत भरी मुस्कान लिए उसी को देख रहा था। रागनी ने आयशा को ऐसे चुपचाप देखकर पूछा, आयशा, तुम्हारा घर कहाँ है बेटा? घर सुनकर ही आयशा को याद आया, वरना तो वो भूल ही गई थी कि कल वो घर से भाग निकली थी। उसने बताया कि वो कहाँ रहती है। रागनी ने उसे उसके परिवार के बारे में पूछा, जिस पर आयशा ने अपनी सौतेली माँ का बताया और उसके माता पिता कैसे गुजर गए वो सब भी बताया। पर आयशा ने ये नहीं बताया कि उसकी सौतेली माँ कैसी थी, कैसे उसे परेशान करती थी। आयशा को अब बेचैनी होने लगी थी अपनी माँ को लेकर कि कहीं वो सौदे वाले लोग उसकी सौतेली माँ को कुछ कर ना दें। आखिर एक वही तो थी उसके परिवार के रूप में, बाकी कौन था उसका। मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए ना आंटी, उसने बेचैनी से रागनी की तरफ देखते हुए कहा। रूहान बिना कुछ कहे ही ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। हाँ बेटा, इसलिए तो मैंने पूछा, तुम परेशान ना हो, नाश्ता कर लो और अभी थोड़ा आराम करो, फिर रूहान तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगा, रागनी ने आयशा को सांत्वना देते हुए कहा, जिससे वो थोड़ा शांत हुई। पर उसे अब अपनी माँ की बहुत फिक्र हो रही थी कि पता नहीं किस हाल में होगी। थोड़ी देर रागनी से बात करने के बाद आयशा वापस उसी कमरे में आ गई थी जिस कमरे में वो सोई थी। वो बेचैनी से बिस्तर पर आकर बैठ गई और अपनी आंखें बंद करके चेहरे पर हाथ रख लिया। तभी उसे लगा जैसे बिस्तर पर उसके करीब ही कोई आकर बैठा हो। उसे बेड पर हल्की सी कंपन महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा, पर वहां उसके अलावा कोई नहीं था। आयशा सोच में पड़ गई कि यहाँ तो कोई नहीं है, फिर बेड कैसे हिला। उसे लगा शायद उसका वहम था, वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है, शायद उसका दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए उसे ऐसा वहम हो रहा है। फिर अचानक ही उसके दिमाग में रूहान का ख्याल आया। कितना अजीब था वो, मतलब कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। उसने तो आज तक ऐसा कोई नहीं देखा था। एक अजीब सा आकर्षण था उसमें जो किसी को भी अपनी तरफ खींच लेता था, और आवाज भी ऐसी मदहोश करने वाली। ठीक तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आयशा चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आ गई। दरवाजे पर रागनी थी, हाथों में पानी का गिलास और मेडिसिन लिए। ये लो, ये दवा पी लो और थोड़ी देर सो जाओ, तुम्हें आराम आ जाएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं, आयशा ने खुद को ठीक दिखाते हुए कहा। दिख रहा है कितनी ठीक हो, वक्त से दवा नहीं ली तो फिर बीमार पड़ जाओगी। अब चुपचाप ये दवा लो और बिस्तर पर लेट जाओ। घर जाना है ना तुम्हें, तो चलो अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात मानो, रागनी ने थोड़ा डांट और प्यार से कहा तो आयशा ने उनकी बात मानकर दवा ले ली। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। लाइट जाने से स्ट्रीट लाइट भी बंद हो गई और घूप अंधेरा छा गया। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी और वो आवाज उस रात को और भी डरावनी बना रही थी। व्योमेश लड़खड़ाते कदमों से सड़क पर अपनी ही धुन में कुछ गुनगुनाता बढ़ता जा रहा था। गौरी कब से पति के इंतजार में बेचैन बार बार घड़ी देखती। अचानक पास की चर्च से घड़ी ने 12 घंटे बजाने शुरू कर दिए। वो चौंक गई। ओह,
12 बज गए, ये अभी तक नहीं आए। अचानक तेज आवाज में डोरबेल ने उसे डरा दिया। वो दरवाजा खोलने दौड़ी। सामने नशे में धुत व्योमेश खड़ा था। वह चिल्लाते हुए बोला, बहरी हो गई थी, कब से बेल बजा रहा हूं। गौरी रुआसी हो उठी। अभी लाइट आई है एकदम, तभी आ गई सुनते ही। उन दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर उनका 4 साल का बेटा मोहक उठकर आ गया और रोने लगा। व्योमेश ने भद्दी सी गाली देते हुए उसे चुप कराने को कहा। गौरी बहुत दुखी रहने लगी थी कि इतना प्रतिभाशाली अच्छा आदमी उसका पति व्योमेश जब से लॉकडाउन में नौकरी चली गई थी तब से चिड़चिड़ा रहने लगा और अब तो अमानवीय व्यवहार भी करता। किसी से पता करके आया था कि कोई पहुंचे हुए महाराज हैं, वो सबकी मन मुराद पूरी कर देते हैं। उनके लिए ना तो पैसे की दिक्कत है न किसी ऐशो आराम की। उनके पास एक जादुई छड़ी है जिससे सब चीजें मिनटों में मिल जाती है। गौरी समझा समझा के थक गई थी कि ऐसा कहीं होता है क्या? जो भी मिलेगा अपनी मेहनत से मिलेगा। ऐसे कोई जादुई विद्या सीखना तांत्रिक का काम होता है। पढ़ा लिखा इंजीनियर ये कैसे अंधविश्वास में जकड़ गया था। खाना खा के व्योमेश बड़े मूड में था। आज गौरी के गले में बाहें डालकर बोला, डार्लिंग मैं बहुत बुरा हूं ना, तुम्हें बहुत रुलाता हूं। गौरी अवाक हो उसका बदला मूड समझने की कोशिश कर रही थी कि वो बोला, कल हम सब घूमने चलेंगे एक साथ। कितने दिन हो गए कहीं नहीं गए। कहाँ? गौरी पूछ बैठी। मुझ पे भरोसा नहीं? थोड़ी तसल्ली से बोला वो। नहीं नहीं वो बात नहीं। गौरी उसकी तेज पकड़ में कसमसाई और फिर लाचारगी से खुद को ढीला छोड़ दिया। अगली रात पूर्णिमा की रात थी। चांद अपनी पूरी कलाओं के साथ खुलकर चांदनी बिखेर रहा था। गौरी उसका बेटा मोहक व्योमेश के साथ चहकते हुए मेले का आनंद उठा रहे थे। आज तो व्योमेश गौरी की सभी छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने में लगा था। अब गौरी भी खुश थी। फिर वो कोई शरबत लाया और गौरी को पीने के लिए दिया। गौरी को उसे पीते ही चक्कर आ गया और वो व्योमेश की बाहों में झूल गई। इतनी देर से जैसे इसी बात का इंतजार था व्योमेश को। तेज कदम बढ़ाते हुए वो मेरे बेटे नन्हे मोहक को लेकर महाराज गुरु घंटाल के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा था। एक सहायक ने पूछा, तो तुम तैयार हो? बलि भी साथ लाए हो ना? व्योमेश ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए हामी भर दी और मासूम मोहक की तरफ इशारा कर दिया। वो बोला, इस बात की गारंटी तो है ना? फिर मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी ना महाराज? सहायक बोला, बाबा की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है मूर्ख। जो कह दिया वो होकर रहेगा। थोड़ी देर में वो महाराज के सामने था। बड़ा विशाल कमरा, चारों ओर बड़े बड़े कंकालों के अवशेष लटके हुए थे। बीच में अग्नि कुंड में तेज लपटें उठ रही थी। त्रिध्वनि में मंत्रोच्चार चल रहा था। एक तरफ एक बड़ी खोपड़ी में लाल रक्त भरा हुआ था। गुरु घंटाल की लाल रक्तेम आंखें शून्य को निहार रही थी। व्योमेश पल भर को घबरा गया। अपने बच्चे की आंखों को उसने ढक दिया। वो पूरी ताकत से उसके सीने से लगा हुआ था। सहायक ने व्योमेश के हाथ में खंजर दिया और अपने बेटे की बलि चढ़ाने का हुक्म दिया। व्योमेश कांप गया, पर अब जुबान दे चुका था। मन की इच्छाएं पूरी होने की बेसब्री ने उसे अंधा कर दिया था। एक ही झटके में अपने बेटे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। उसका पूरा शरीर खून की छींटों से नहा गया। जय हो की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। हो ये आवाज निकालते हुए कुछ चुड़ैलें अठास करने लगी। व्योमेश को अगले आदेश के अनुसार रक्त के तालाब में स्नान करना था। वो यंत्र चालित सा सब करता रहा। जब होश में आया तो उसकी आंखों में एक ही प्रश्न था कि क्या मैं जादुई शक्ति सीख चुका हूं? सहायक ने कहा, आपकी बलि अब पिशाच बनकर हमेशा आपके साथ है। इससे जो मांगोगे मिलेगा। अचानक उसके बच्चे की आकृति एक पिशाच के रूप में प्रकट हुई, जिसे देख व्योमेश की चीख निकल गई। डर के वो बेहोश हो गया और वो पिशाच उसे झिकझोड़ कर हिला रहा था। हुक्म मेरे आका, क्या चीज हाजिर करूं?
व्योमेश को होश आता है। वो सहम के आंख खोलता है तो देखता है उसका अपना बच्चा पिशाच बन के उसके सामने खड़ा है और हुक्म की तामील करने को बेताब है। उसे समझ नहीं आता कि वो उससे क्या मांगी। ये उसने क्या कर दिया। बच्चे होते हैं तो आदमी 10 चीजें खरीद कर लाता है, अब वो किसके लिए क्या मांगे। उसकी पत्नी हैरान है कि उसके पति को क्या हो गया है। ये अकेले में किससे बोलते रहते हैं। लाखों बार वो पूछ चुकी है कि उनका बच्चा कहाँ है, पर व्योमेश कोई जवाब नहीं दे रहा है। कभी फूट फूट के रोने लगता है और कभी गुस्से में चीखने। उसकी पत्नी समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्यों और क्या हो रहा था। वो खाना बनाती और पूरे दिन खाने को लेकर बैठी रहती और व्योमेश एक भी निवाला मुंह में नहीं डालता। वो टकटकी लगाए शून्य में ताकता रहता। जरा कभी भी खाने को होता भी तो उसके बच्चे का पिशाच उससे कहता, पापा भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। वो उसे खिलाना चाहता था। उसकी पत्नी रोने लगती कि ये खाने की बजाय हवा में हाथ क्यों लहरा रहा है। उसे ना कोई और दिखता ना सुनाई देता। दोनों पति पत्नी में लड़ाई हो जाती। व्योमेश कहता कि हमारा बच्चा तुम्हें दिखाई नहीं देता, और वो रोती कि पति के दिमाग पर गहरा सदमा लगा है जिससे वो बहकी बहकी बातें करते हैं। धीरे धीरे आसपास के सभी लोग ये समझने लगे कि बच्चे की मौत का गम व्योमेश को खाए जा रहा है और अब उसका बचना बहुत मुश्किल है। खुद व्योमेश तंग आ चुका था लगातार उस पिशाच से जो किसी भी कीमत पर उसका पीछा ना छोड़ता। हर वक्त उससे कहता, पिताजी भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो ना। यही रट लगाए रखता। बहुत खोजबीन के बाद वो महाराज उसे मिले। व्योमेश गिड़गिड़ाया था, कृपया मुझे इससे मुक्त कर दें, मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि ये उनकी पहुंच से बाहर की बात है। अब तो कोई नया शिकार चाहिए था व्योमेश को, अपनी तरह का, जो इस तरह की सिद्धि चाहता हो। व्योमेश अपने बनाए जाल में खुद फंसता गया। दिनों दिन वो कमजोर होता रहा, सारे दिन अपने गलत कर्मों का नतीजा भुगतता। हालांकि वो उस पिशाच रूपी अपने बालक की भूख दूर करके अपनी कोई भी इच्छा मनवा सकता था, पर हैरत इसी बात की थी कि उसमें अब रुपया पैसा पद की किसी भी चीज की कोई चाह नहीं बची थी। बस वो चाहता था इस पिशाच से मुक्ति। व्योमेश दिनों दिन कमजोर होता चला जा रहा था। उसकी भूख प्यास भी कम होती गई। वो सूख के कांटा बन गया। उसकी पत्नी गौरी दिन रात रोती। पहले अपने बच्चे मोहक के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं मिली। वो समझती कि शायद उसका अपना बच्चा किसी हादसे का शिकार हो गया है। इसी से मानसिक संताप की वजह से उसके पति की यह हालत हुई है। वो अक्सर अपने पति व्योमेश को कहते सुनती, बेटा तुम मुझसे क्या चाहता है, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूं। उसे लगता कि इनके दिमाग को गहरा सदमा लगा है, इस वजह से ये ऐसे हो गए हैं। जब वो व्योमेश से कुछ पूछना चाहती वो उसे कुछ ना बता पाता, बस अजीब सी हरकतें करता। अपने बेटे को खो चुकी गौरी की बस यही कामना थी कि किसी तरह अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सके। एक दिन अपने पति के कमरे में उससे कुछ कागज मिले जिनमें उसने उस बाबा के यहाँ जाकर जो बातें की थी उनका ब्यौरा था। पल भर को उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तो क्या उसके पति ने खुद ही अपने बच्चे को मारा है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मरकर पिशाच बन जाए और आपकी इच्छा पूर्ति कर सके? गौरी का दिमाग घूम गया। उसे दाल में कुछ काला नजर आया। उसके मन से बार बार ये आवाज आती कि उन्हें किसी ने ठगा है, वो किसी बड़ी साजिश का शिकार हुए हैं। लेकिन किसने किया ये जानने के लिए उसे भी उन्हीं बाबा के आश्रम जाना पड़ता है। वो जानती थी कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं। फिर अपने पति को इस हालत में छोड़कर जाए तो जाए कैसे? एक दिन अपने दूर के रिश्तेदार के पास अपने बीमार पति को छोड़कर वो हिम्मत कर उस बाबा के आश्रम जा पहुंची। उनका बहुत नाम था। लोगों की बड़ी संख्या में लाइन लगी हुई थी। लोगों से पता चला कि वो लोगों की मन की मुराद पूरी कर देते हैं, बस उनका नंबर लगना ही मुश्किल है। कई कई हजार अर्जी रहती हैं उनके पास। गौरी जानती थी कि यहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकाला जा सकता। पति को कुछ समय दूसरे की देखरेख में छोड़ा था, इसलिए काम भी जल्दी ही निपटाना था।
थोड़ी देर उसने सोचा, फिर मन को शांत किया और उसकी आंखों में चमक आ गई। वहां कुछ आदमी पहले दरवाजे पर पहरे में थे। गौरी खूबसूरत तो थी। अपनी अदाएं बिखेरती एक आदमी के करीब जाकर उसने उसको आमंत्रण दिया। गौरी की सुंदरता और सामने से आते निमंत्रण को वो ठुकरा ना सका। ललचाई निगाहों से उसने गौरी की गोरी कलाई हाथ में ले ली और उसे एक कोने में ले गया। वहां जो सच्चाई गौरी को पता चली, उससे उसके होश उड़ गए। यह आश्रम गलत अनैतिक कामों का अड्डा था। ये मुरादें पूरी होने का नाटक तो सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को बेवकूफ बनाने और ठगने के लिए रचा गया जाल था। उसके पीछे बड़े घिनौने धंधे होते थे। काफी मशक्कत के बाद उसे पता चला कि शायद उसका बेटा मोहक जिंदा हो, क्योंकि इस तरह दिखा के ये विश्वास दिलाया जाता है कि तुमने अपने बच्चे को मार डाला, पर खून वो किसी जानवर का होता है। अपराध बोध से ग्रस्त आदमी को उसका पिशाच दिखता है और वो सारी हिम्मत खो बैठता है। ऐसे बच्चों को या तो ये अपंग बना देते हैं या हाथ पैर काटकर भीख मंगवाई जाती है और लड़कियों की दूसरे देश में सप्लाई भी की जाती है। गौरी को चक्कर आने लगे। अब प्रश्न ये था कि वो इन्हें पकड़वाए कैसे, यहाँ से बाहर कैसे निकलें। उसने उस आदमी के दिल को टटोला। थोड़े से प्यार से वो भी टूट गया। वो भी यहाँ के बाबा की क्रूरता का शिकार था, जिसके परिवार को उन्होंने बर्बाद कर दिया था। बाद में वो इन्हीं लोगों का एक हिस्सा बन गया था। गौरी के समझाने से उसकी सोई मानवता जाग उठी। उसने गौरी को वचन दिया कि जब तुम एक औरत होकर ये काम करने का साहस रख सकती हो तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तो इस बाबा का सताया मर्द हूँ। उसने गौरी को उन बच्चों से भी मिलवाया जो इस तरह के शिकार थे। बच्चों की खस्ता हालत देख गौरी की आंखें भर आई। भले ही उसका बेटा मोहक उन बच्चों में नहीं था। कुछ बच्चे बाहर भी थे उस समय काम पर, शायद कहीं चौराहे पर भीख मांगने के लिए भेजे गए थे। गौरी वहां से निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन गई। इंस्पेक्टर भी इतने प्रसिद्ध बाबा पर हाथ डालने से डरा। उस बाबा के कनेक्शन बड़े लोगों से जुड़े थे, पर हिम्मत करके उसने ये बात अपने ऊंचे अफसरों तक पहुंचाई और सबके सहयोग से एक बड़ा प्लान तैयार कर निश्चित समय पर उस आश्रम पर धावा बोल दिया गया। काफी लंबे समय तक हुई कार्रवाई में बहुत से राजों का पर्दाफाश हुआ। भोले भाले परेशान लोग अपनी मेहनत की कमाई उस बाबा के नाम लुटा रहे थे। समाज का कोई तबका ऐसा ना था जो उसके चंगुल से बचा हो। बड़े नेता राजनेताओं की सह पर वो फल फूल रहा था, लेकिन एक मामूली सी औरत के प्रयासों से ये भांडा फोड़ हुआ और उसकी काली करतूतें सामने आईं। गौरी को अपना बेटा मोहक भी मिल गया। भले ही उसे उन लोगों ने अंधा बना दिया था, वो बहुत कमजोर हो चला था। गौरी का पति भी अपने बेटे को पाकर धीरे धीरे अपने गिल्ड से बाहर आने लगा और ठीक भी होने लगा था। ये घटना सबके लिए बहुत बड़ी सबक थी कि पिशाच मर के नहीं बनते, कई लोग जिंदा ही पिशाच होते हैं। सबको अपने मन के पिशाच को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे एक स्वस्थ समझदार समाज की स्थापना की जा सके। तो दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म होती है। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ कल रात 10 बजे एक और नई कहानी के साथ।